सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने पेज नंबर 20 और 21 किया था। इस बार हम पेज नंबर 21 पर कंपेयरिंग एंगल्स पॉइंट है, यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें आपकी बुक में कुछ एनिमल्स को मुंह खोले हुए दिखाया गया है। ये देखिए, क्या आपको इनके खुले हुए मुंह में कोई एंगल दिखाई देता है? क्या ऐसी बात है? इसका आंसर हाँ है। और यदि हाँ है तो इस एंगल की आर्म तथा वर्टेक्स को मार्क कीजिए। तो ये हमसे कहा गया है कि एंगल की आर्म तथा वर्टेक्स को मार्क कीजिए। तो इसका आंसर ये होगा, मान लीजिए ये स्नेक है, इसका मुंह ये खुला हुआ है, इसका मुंह। इसी प्रकार से अगली ये फिश है, ठीक। ये स्नेक हो गया, ये फिश हो गई, और ये चिड़िया का बच्चा हो गया, और ये एक मगरमच्छ। तो इसमें बच्चों आर्म्स और वर्टेक्स पूछेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो आर्म्स के मिलने का जो पॉइंट होता है किसी एंगल का, यानी जिस पॉइंट से वो दोनों रेज निकलती हैं, जिनकी वजह से क्या एंगल बनता है, वो वर्टेक्स कहलाता है। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई, और ये इसकी आर्म। इसी प्रकार से इसमें ये वो पॉइंट है जहां से दोनों रेज निकल रही हैं, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये इसकी एक आर्म हो गई, और ये इसकी सेकंड आर्म। इसी प्रकार से इसमें ये पॉइंट वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई, और ये भी आर्म। इसमें ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई, और ये आर्म। तो ये इनकी वर्टेक्स और आर्म हो गई। अब बच्चों, यहां पर कुछ एनिमल्स के माउथ दूसरों की अपेक्षा ज्यादा चौड़े खुले हुए हैं, तथा इस प्रकार जिसका मुंह जितना ज्यादा खुला हुआ होता है उसका उतना ही बड़ा एंगल बनता है। आप देख सकते हैं कि इस मछली का मुंह बहुत कम खुला हुआ है, स्नेक का थोड़ा ज्यादा है, और ये जो बर्ड है इसका मुंह सबसे ज्यादा खुला हुआ है, और उससे पे बीच का क्रोकोडाइल। अब देखिए, जिस प्रकार पहले आपको बताया था कि वर्टेक्स हो गई, ये उसकी आर्म हो गई, और ये भी आर्म हो गई। यहां से यहां तक का जो रोटेशन है ये एंगल कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, आर्म को एक जगह से दूसरी, अगर हम इमेजिन करें तो किसी आर्म को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना बड़ा रोटेशन होगा, रोटेशन बिग इज इक्वल टू बिग एंगल, एंड रोटेशन लेस इज इक्वल टू लेस एंगल। एक आर्म को दूसरी आर्म तक जाने के लिए जितना ज्यादा रोटेशन करना होगा वो उतना ही बड़ा एंगल होगा, और जितना कम रोटेशन करना होगा वो उतना ही छोटा एंगल माना जाता है।
तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ जानवरों की आर्म्स को दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए या मुंह को ओपन होने के लिए ज्यादा बड़ा रोटेशन करना पड़ रहा है, तो उनका एंगल बिग होगा, और जहां पर ये रोटेशन कम करना पड़ रहा है वहां का एंगल छोटा होगा। अब ये उनकी जब हमने दोनों आर्म मान ली मुंह के दोनों जबड़ों के दोनों हिस्सों को, तो जो उनका ज्वाइंट है, ये जो इनका ज्वाइंट है, ये उनका वर्टेक्स है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। तो ये उनका वर्टेक्स मान लिया। तो यानी माउथ ओपन होने का जो उनका जो माउथ ओपन होने का एक जॉस है दूसरे जॉ तक जितना ज्यादा रोटेशन है उतना बड़ा एंगल हो गया, जितना कम रोटेशन है उतना कम एंगल हो गया। ये इसमें सिंपल सी बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप इन एनिमल्स को उनके माउथ के एंगल से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट एंगल के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और क्या दो एंगल्स को कंपेयर करना सरल है या कठिन है। यहां दिए गए एंगल्स को आप लेबल कीजिए तथा उन एंगल्स को कंपेयर कीजिए। इसी प्रकार अन्य एंगल्स को बनाइए तथा उन्हें कंपेयर कीजिए। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार ये बने हुए हैं इनके ही एंगल हम बना सकते हैं नीचे। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्नेक था, तो इसका एंगल हमने बना दिया, हमने देखा इतना रोटेशन है, तो हमने एक आईटी बना, है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर में बनाएंगे हम फिश का नंबर 1, सबसे कम वर्टेक्स। तो फिश 1 नंबर की हो गई। अब इसके बाद इससे ज्यादा ये आपका क्रोकोडाइल इसका नंबर 2 हो गया, इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। अब नंबर 3 पे हमारा आएगा स्नेक का मुंह क्रोकोडाइल से भी ज्यादा खुला हुआ है, और सबसे ज्यादा खुला हुआ है हमारी बर्ड का माउथ। तो नंबर 4 पे बर्ड आ गई हमारी। अब आइए, अब हम इसे अलग बनाने के लिए कहा गया इन एंगल्स को, तो आइए हम इन्हें थोड़ा सा अलग बनाते हैं। नीचे बना देते हैं इसे। सबसे पहले आ गई हमारी नंबर 1 पे फिश का जरा सा मुंह खुला हुआ है। तो अब तो हमें सिर्फ एंगल बनाना है, तो हम फिश का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, सिर्फ उसका एंगल बनाए। ये हमारे फिश का एंगल हो गया। ठीक, नंबर 2 पे हमारा है क्रोकोडाइल। तो चलिए फिश से थोड़ा सा ज्यादा है, ये हमारा क्रोकोडाइल का एंगल हो गया, है ना। नंबर 3 पे हमारा है स्नेक। चलिए इनसे थोड़ा सा ज्यादा है, ये स्नेक का एंगल। और नंबर 4 पर हमारा आता है सबसे बड़ा एंगल है बर्ड का। तो ये बर्ड का एंगल है, तो ये बर्ड का खुला हुआ हो गया, ये बर्ड का एंगल। ठीक, तो ये चारों एंगल हो गए बच्चों। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ बच्चों कि इट इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स, कि दो एंगल्स को कंपेयर करना आसान है। यहां पर कुछ एंगल दिए गए हैं, इन्हें आप कंपेयर कीजिए। तो आइए इन एंगल्स को कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों, देख सकते हैं हम कि ये वाला जो एंगल है ये सबसे कम रोटेशन हो रहा है इसमें, तो ये सबसे छोटा होगा। इसके बाद इस वाले में थोड़ा ज्यादा रोटेशन है इसके मुकाबले, तो ये नंबर 2 पर होगा।
और ये वाला एंगल नंबर 3 पे आएगा क्योंकि इसमें इन दोनों से भी ज्यादा रोटेशन है, और ये वाला एंगल नंबर 4 पे आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोटेशन। तो इन्हें हम अरेंज करते हैं, लाइए इनके ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारा एंगल आएगा ए, इसके बाद नंबर 2 पे हमारा एंगल आएगा ये, नंबर 3 पे एंगल हमारा आएगा ये वाला, और नंबर 4 पे हमारा एंगल आएगा सबसे बड़ा ये वाला, ये नंबर 4 पे सबसे बड़ा एंगल है ये। तो ये नंबर 1 सबसे कम, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो ये आपका हो गया। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन। तो बच्चे कोई से भी दो एंगल्स को एक के ऊपर एक रख के बहुत ही आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, जिसे सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। सुपर इम्पोजिशन द्वारा उन्हें कंपेयर करने कहते हैं। इसमें बच्चों जब हम सुपर इम्पोजिशन करेंगे तो दोनों एंगल्स की वर्टेक्स से एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए, और ऐसा सुपर इम्पोजिशन करने पर यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल स्मॉल है तथा कौन सा एंगल लार्ज। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इस पिक्चर में दिखाए गए दो एंगल्स को सुपर इम्पोज करके दिखाया गया। देखिए ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों को सुपर इम्पोज करके दिखाया गया। और इस प्रकार देखने पर पता चलता है कि एंगल पी क्यू आर बड़ा है। देखिए ये इन्होंने सुपर इम्पोज किया तो उन्होंने देखा कि पी क्यू आर वाला एंगल बड़ा है क्योंकि ए बी सी वाला एंगल इसके अंदर ही आ गया, यानी सुपर इम्पोज ये वाला एंगल इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। एक आर्म हो गई, दूसरी बाहर रह गई, यानी भी बड़ा हो गया। अब आते हैं बच्चों इक्वल एंगल। अगला पॉइंट इक्वल एंगल। अब इसमें दिया गया है एंगल एओबी तथा एंगल एक्सओवाई। एओबी तथा एक्सओवाई, एओबी तथा एक्सओवाई को देखते हैं तो इसमें कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। दोनों एंगल्स के कॉर्नर्स आपस में मैच करते हैं तो उनकी आर्म्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जिस प्रकार के ये वाली आर्म इसको ओवरलैप कर जाती है और ये वाली आर्म इसको ओवरलैप कर जाती है। अतः इन एंगल्स को एक समान होने का कारण पर विचार करें तो हम पाते हैं कि दोनों एंगल्स में इनकी आर्म के रोटेशन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि आर्म्स में एक ही इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यानी जितना इस आर्म को यहां तक रोटेशन करने में कर रही है उतना ही ये वाली आर्म यहां तक रोटेशन कर रही है। इन एंगल्स जिस कारण क्या ये एंगल बन पाते हैं, जैसे क्या इस आर्म को यहां तक जाने के लिए, इस आर्म को यहां तक जाने के लिए सेम रोटेशन की आवश्यकता होती है। अगर हम सुपर इम्पोजिशन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब दो एंगल सुपर इम्पोर्ट हो जाते हैं तथा उनके वर्टेक्स कॉमन या सेम होते हैं तब उनके वर्टेक्स की दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर बिछी हुई मालूम देती हैं तथा दोनों एंगल्स के साइज उन दोनों के साइज ऑफ एंगल्स भी सेम होते हैं। जब इस प्रकार हम सुपर इम्पोजिशन द्वारा देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि दोनों एंगल्स के वर्टेक्स और उनकी साइड्स एक दूसरे पर पूरी तरह ओवरलैप हो जाती है, जिस कारण दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं। अब देखिए अगले पेज पर आते हैं। Where else do we use superimposition to compare? ये आपका पेज नंबर 23 है, जिसमें ये हमसे पूछ रहे हैं कि और हम कहां कहां सुपर इम्पोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर यह है कि जहां भी हमें ऐसी दो चीजों को कंपेयर करना हो जिनके साइज ऐसे हों कि जिन्हें हम कंपेयर कर पाए, बहुत बड़े साइज ना हो या एक तरह की आकृति, उन्हें हम सुपर इम्पोजिशन द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो हम इन्हें सुपर इम्पोजिशन द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। सुपर इम्पोजिशन द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई स्क्वायर है ना, और ये दूसरा स्क्वायर है, तो इसे भी हम सुपर इम्पोजिशन द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। मगर अब मान लीजिए कि इनके स्थान पर, मान लीजिए इनके स्थान पर नीचे, मान लीजिए यहां तो हो ये स्क्वायर और यहां हो सर्किल, तो इसे हम सुपर इम्पोजिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों आकृति अलग अलग, यानी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी सुपर इम्पोज, यानी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी कंपेयर्ड बाई सुपर इम्पोजिशन। सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होंगे तो वो कंपेयर्ड बाई सुपर इम्पोजिशन किए जा सकते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होंगे देन दे कैन नॉट बी सुपर कंपेयर्ड बाई सुपर इम्पोजिशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 23 पे फिगर इट आउट है। इसमें कहा गया है fold a rectangle sheet of paper, then draw a line along the fold created. Name and compare the angle formed between the fold and the side of the paper. Make different angle by folding a rectangular sheet of paper and compare the angle which is the largest and smallest angle you made. इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल पेपर को फोल्ड कीजिए। अब इस फोल्ड पर एक लाइन ड्रा कीजिए। अब पेपर के इस फोल्ड तथा पेपर की साइड द्वारा बने एंगल्स को नेम दीजिए तो उनको एक कंपेयर करके बताइए कि इनमें कौन सा एंगल सबसे छोटा है, तथा इन एंगल्स को नापने के लिए सुपर इम्पोजिशन वाले मेथड का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। तो आइए पहले एक पेपर लेते हैं और उस पर ड्रा करके देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक पेपर है। अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसे ये ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक। अब जहां पे हमने फोल्ड किया तब यहां पर हमने एक लाइन बना दी।
जैसा किया गया था वैसे प्रकार से हमने लाइन बनाई। अब ये हमसे कहते हैं कि इस लाइन पर से इस पेपर को कट कर दीजिए। तो आइए इसे कट कर दें। अब ये बच्चों देखो, ये एक पेपर दो पार्ट्स में कट गया है ना। जो एक ये ऐसे लाइन थी, अब ये दोनों हिस्से अलग अलग हो, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब ये हमसे कह रहे हैं कि जैसे ये एंगल था पूरा का पूरा एक, पहले ये पूरा एक एंगल था इसका, ये इसी प्रकार से यहां पर एक एंगल था पूरा स्ट्रेट लाइन का। अब ये हमने काट दिया तो अब ये अलग अलग एंगल्स। तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि इन्हें नेम दीजिए और इन्हें कंपेयर कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले नेम देते। मान लीजिए ये हमारा पूरा पेपर था, तो ये मान लीजिए हमारा पॉइंट सी था, ये हमारा पॉइंट डी था, ये हमारा पॉइंट ई था, और ये हमारा पॉइंट ई था। अच्छा ये सी डी, चलो ये ई, तो इसे एफ मान लिया। सी डी ई एफ ये हमारा पॉइंट। अब मान लीजिए हमने जो लाइन खींची थी, ये लाइन हमने ए बी बनाई थी, ये लाइन हमने ए बी बनाई थी, ए और बी। अब हमने इस लाइन पे से इस पेपर को काट दिया, तो अब ये लाइन तो ए बी तो खत्म हो गई। तो यानी अब इस लाइन को दोबारा नाम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ए बी लाइन है कायदे में, लेकिन ए बी इधर भी हो जाएगी और ए बी इधर भी हो जाएगी, तो हमें आगे दिक्कत आएगी कंपेयर करने में। तो इसलिए इसे तो हम कर देते हैं A1 और इसे कर देते हैं हम A2, वो B1। A1 ए बी लाइन थी ना, तो ये ऊपर वाली A1 कर दी, नीचे वाली B1 कर दी, और इसी प्रकार से यहां पर हमने A2 कर दी और नीचे वाली लाइन हमने पॉइंट को B2 कर दिया। तो अब ये जो ए बी लाइन थी, इसे A1 B1 और A2 B2 करके हमने अलग अलग कर दिया। अब ये हमसे कह रहे हैं कि अब इन्हें एंगल्स को कंपेयर करें। अब इस पर बच्चों 4 एंगल्स बन गए हमारे। अब इस पर हमारे, इसे ऊपर रख दीजिए, इस पर हमारे बन गए 4 एंगल। एंगल सी A1 सी A1 B1, एंगल D A2 B2, सी A1 B1 D A2 B2, एंगल E A1 वो B1 A1, और एंगल F B2 A2। ये हमारे इस लाइन पर अब ये 4 एंगल्स हो। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। इसे जानने के लिए अब सुपर इम्पोजिशन मेथड का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं। अब बच्चों देखो, ये एंगल है हमारा B1। अब हमने इसे ऐसे रखा, तो ये हमारा दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है।
यानी कि हमारा एंगल डी A2 B2 इज इक्वल टू एंगल E B1 A1 के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और इसी प्रकार ये वाले दोनों एंगल, इसी प्रकार से ये वाले दोनों एंगल देखिए सुपर इम्पोज कर देना। इसी प्रकार से एंगल F B2 एंगल F B2 एंगल F B2 A2 बराबर है एंगल C A1 B1 C A1 B1 के, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। अब ये तो बराबर हो गए। अब बड़ा छोटा कौन सा है, अब इसे देखते हैं। अब बड़े छोटे के लिए ये तो पता लग गया कि हमारे ये दोनों बराबर है। आइए इसे दोबारा हम आके बनाएं, यानी ये बात क्लियर हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो अब इन दोनों एंगल्स में कंपेयर करना रहा। तो देखिए हमने इसे कंपेयर किया है ना। तो आप देखिए ये दोनों रेज यहां से शुरू हुई है ना, इसका रोटेशन यहां तक आया और नीचे वाले एंगल का रोटेशन यहां तक आ गया। यानी ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। यानी कि एंगल B2 A2 D is small। अब B2 A2 D स्मॉल है तो इसी के बराबर एंगल, सो एंगल E B1 A1 इज आल्सो स्मॉल। यार ये भी स्मॉल हुआ क्योंकि ये दोनों तो एक ही हैं, है ना। तो बिग कौन से हुए, सो एंगल F, ये नीचे वाले F B2 A2 एंड एंगल C A1 B1 आर लार्ज। ये इसका आंसर हो गया। इन्हें कंपेयर द्वारा, सुपर इम्पोजिशन द्वारा हमें पता लग गया कि ये वाले एंगल्स स्मॉल हैं और ये वाले एंगल्स लार्ज हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर देन y। ये एक इमेज बनी हुई है और इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ लॉन्ग यू डिसाइडेड विच वन इज ग्रेटर। तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले इमेज बनाते हैं। इसमें बच्चों ये इमेज ऐसे बनी हुई है, ये सब बना लेते हैं। ये पॉइंट है आपका O, इससे 4 रेज निकल रही हैं। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट X हो गया, ये पॉइंट Y हो गया और ये आपका पॉइंट C हो। ये 4 पॉइंट हो गए और ये 5वां पॉइंट B और बना हुआ है इसमें। अब इसमें ये कहते हैं, इसके पार्ट A में ये कहते हैं एंगल AOB और एंगल XOY
में विच इज ग्रेटर, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो बच्चों एंगल ए ओ बी कौन सा हो गया, ए ओ बी, ये वाला एंगल हो गया। और एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, तो हम इसमें देख सकते हैं कि ए ओ बी में ये आर्म चल के यहां तक जाएगी, तो ये रोटेशन ज्यादा है। और इसी रोटेशन के बीच में इस वाले एंगल में सेकंड में एक्स ओ वाई में ये आर्म यहां से सिर्फ यहां तक जाती है। सो रोटेशन ऑफ एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर, सो एंगल ए ओ बी, रोटेशन ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल आएगा, रोटेशन ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी ग्रेटर, सो एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ये इसका ए पॉइंट हो गया और उसका आंसर हो गया। अब इसका पॉइंट बी लेते हैं। पॉइंट बी में ये पूछते हैं एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी, इसमें से विच इज ग्रेटर। तो देखो एंगल ए ओ बी वही पुराना वाला हो गया, और एंगल एक्स ओ बी यानी ए ओ बी इस वाले एंगल से एक्स ओ बी एंगल में दोनों में कौन बड़ा है। तो इसका भी बच्चों देखो ए ओ बी में तो फुल रोटेशन है, यानी ये तो सबसे बड़ा एंगल है ए ओ बी, क्योंकि बी इस पॉइंट को ए पॉइंट तक जाने में, या इसे हम एंगल सी ओ ए भी कह सकते हैं, या सी पॉइंट को ए तक जाने में सेम एंड मैक्सिमम रोटेशन चाहिए, सबसे ज्यादा रोटेशन इसी एंगल्स में। अब दूसरा एंगल है एक्स ओ बी, एक्स ओ बी यानी यहां से यहां तक का रोटेशन। तो बट नेचुरल एंगल ए ओ बी में रोटेशन जाता है, सो इसका आंसर भी यही होगा, रोटेशन ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी, सो एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ये हो गया। अब आइए अगले पॉइंट पर करते हैं। ए और बी पार्ट तो इसके हो गए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के पार्ट सी में ये हमसे पूछते हैं एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी विच इज ग्रेटर। तो एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, देखो बच्चों अब ये एक ही एंगल है, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। ये ऐसा कह सकते हैं हम, एक एंगल ना कह के, कि ये दोनों दो एंगल्स हैं जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। जिस प्रकार से हमने बच्चों अपनी शीट वाले एग्जाम्पल में सुपर इम्पोजिशन देखा था, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे थे, उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है कि इसमें ये एंगल्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, देखिए एक दूसरे पर सुपर इम्पोज। सो इसका आंसर हो जाएगा both angles are superimposed on each other, so both angles are same and no one is
नो वन इज ग्रेटर देन अदर, यानी ये सभी एंगल एक जैसे, दोनों एंगल्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, इसलिए इनमें से कोई भी एंगल एक दूसरे से बड़ा नहीं। अब आइए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान से मन लगा कर पढ़िए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, साथ ही गूगल तथा यूट्यूब का भी धन्यवाद, जिसकी वजह से क्या हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।